अवंतिका युग से माफी मांग रही थी, लेकिन युग उसे माफ करना नहीं चाहता था। युग के मन में चल रहा था कि कैसे भी उस औरत का घमंड तोड़ना है। युग ने अवंतिका से कहा, अवंतिका जी, आपको लगता है कि आप मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकती हैं? आपको लगता है कि मैं हमारी बेट और चैलेंज भूल जाऊंगा? जैसे ही युग ने बेट और चैलेंज का नाम लिया, अवंतिका और मैनेजर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अवंतिका अब सोच में पड़ गई। उसने युग से बड़े प्यार से कहा, मिस्टर युग, मुझे लगता है कि हमें फिलहाल सिर्फ इस बारे में सोचना चाहिए कि इस इवेंट को कैसे अच्छे से रन कराया जाए। युग समझ गया कि अवंतिका अब चालाकी करने की कोशिश कर रही है। उसने अवंतिका की बात को बीच में ही काट दिया। वो अवंतिका से बोला, मैडम, ये मेरा इवेंट नहीं है कि मैं इसके बारे में सोचूं। ये आपका इवेंट है। आप सोचिए कि आप इसे कैसे संभालेंगी। मुझे मेरे काम से मतलब है। इतना सुनना था कि अवंतिका युग पर भड़क गई। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत महान हो? तुम कुछ नहीं हो। रही बात बैट की, तो मैं नहीं जानती कैसा और किसका बैट। युग जानता था कि वक्त आने पर अवंतिका जैसी औरत यही करेगी। वो अवंतिका से बोला, मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ करने वाली हो, इसलिए मैंने बैकअप बनाकर रखा था। अब तो अवंतिका और मैनेजर दोनों ही सोच में पड़ गए कि युग ने ऐसा कौन सा बैकअप बनाकर रखा है कि जिससे वो उन लोगों को सबक सिखा देगा। अवंतिका और मैनेजर ने कुछ नहीं कहा, बस वो दोनों चुप होकर युग का चेहरा देख रहे थे कि युग अपने तरकश से कौन सा तीर निकालता है। युग ने अपना फोन निकाला और सबके सामने उछाल दिया। युग के फोन में रिकॉर्डिंग फोल्डर ऑन था, जिसमें अवंतिका की आवाज सुनाई दे रही थी। अवंतिका युग का बेट एक्सेप्ट कर रही थी। वो ये एक्सेप्ट कर रही थी कि अगर वो चैलेंज हार जाएगी तो वो युग को 50 लाख रुपए देगी। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद अवंतिका का चेहरा एकदम से उतर गया। वो चिल्लाकर बोली, तो ये थी तुम्हारी नीचता? तुमने मेरी बातों को रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। मैं नहीं दूंगी पैसे और ना ही उस बैट के बारे में कुछ कहूंगी। युग हंसते हुए बोला, आप नहीं जानती मैडम, इस रिकॉर्डिंग के कितने फायदे हो सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो इस रिकॉर्डिंग से आपकी कंपनी का बैंड बजा सकता हूं। युग की बात को मैनेजर प्रोसेस कर रहा था। उसे समझ आ रहा था कि युग सच में उस रिकॉर्डिंग से क्या कर सकता है। वहीं युग की बात सुनकर अवंतिका मुंह बनाकर बोली, तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। तुम कुछ भी कर लो, मैं इसे नहीं मानूंगी। अवंतिका अब भी कुछ समझने को तैयार नहीं थी, लेकिन मैनेजर सब कुछ समझ रहा था। उसने युग से कहा, मिस्टर युग, मेरे पास इस वक्त पैसों को लेकर दिक्कत है। आप ये बताइए कि पैसों के बदले में हम इस बात को कैसे सेटल कर सकते हैं। युग ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की और बोला, कुछ नहीं करना है, बस अवंतिका मैडम मेरी दोस्त से घुटनों पर बैठकर माफी मांग ले। इतना सुनना था कि अवंतिका फिर भड़क गई और वो चिल्लाई, मैं इस औरत से माफी मांगू? हो ही नहीं सकता। मैनेजर अवंतिका को समझाने लगा, लेकिन अवंतिका बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वही मैनेजर जानता था कि वो रिकॉर्डिंग उस कंपनी को कितना नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए मैनेजर लगातार अवंतिका को समझाता रहा, लेकिन अवंतिका थी कि कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। अवंतिका अब मैनेजर के साथ भी बदतमीजी करने लगी। अवंतिका की बदतमीजी से मैनेजर चिढ़ गया। चिढ़कर मैनेजर ने अवंतिका को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज सुनते ही सब चौंक गए, यहाँ तक कि युग और लविष्का भी सहम गए। युग ने मैनेजर को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैनेजर जोर से चिल्लाया, अवंतिका, अगर तुमने ऐसा नहीं किया जैसा मिस्टर युग कह रहे हैं, तो फिर तुम समझो कि तुम्हारा काम हो गया है। पहले तो तुम्हारी नौकरी जाएगी, उसके बाद इस रिकॉर्डिंग के आधार पर तुम फंसोगी। मैनेजर कैसे भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये मैटर सॉर्ट नहीं हुआ तो गाज उस पर गिरेगी। अवंतिका को अब समझ आ गया कि वो चारों ओर से फंस चुकी है। उसने मैनेजर से कुछ नहीं कहा, वो बस सुबकती हुई लविष्का के सामने बैठ गई। लविष्का ने अवंतिका का हाथ बीच में ही पकड़ लिया और उसे उठाकर गले से लगा लिया। युग लविष्का से ऐसी ही उम्मीद कर रहा था। युग ने अवंतिका से कहा, अवंतिका, मैं बस आपका झूठा घमंड तोड़ना चाहता था। मैं चाहता था कि आप जाने कि किसी को जलील करने पर कैसा लगता है। बाकी मुझे आप लोगों से कोई पैसे भी नहीं लेने। युग की बात अवंतिका और मैनेजर के लिए राहत की बात थी। मैनेजर ने राहत की सांस ली कि चलो अब पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अवंतिका को भी अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। तभी अवंतिका युग से बोली, युग, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। अवंतिका अब भी रो रही थी। युग ने अवंतिका को माफ कर दिया था। अभी इन लोगों में बातें हो ही रही थी कि अनुपम जी भी वहां आ गए। चूंकि वो सुपर बॉस थे, तो उसने आते ही अपने मैनेजर से पूछा, तो बताइए,
आप सबकी समस्या सॉल्व हो गई? युग नहीं चाहता था कि बात इससे आगे बढ़े। युग जिसको जितनी सजा देना चाहता था वो दे चुका था। युग ने अनुपम से कहा, जी सर, मैं अभी उन लोगों को कॉल कर ही रहा हूँ, कुछ देर में वो लोग आपके इवेंट में होंगे। युग के मुंह से इतना सुनकर अनुपम बहुत खुश हुए। वो युग से बोले, बहुत शुक्रिया मिस्टर युग, वैसे आपके साथ जो भी बदतमीजी हुई मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। युग ने सबको माफ कर दिया था। युग हंसता हुआ अनुपम से बोला, कोई नहीं सर, जो बीत गई सो बात गई। इतना कहकर युग ने दादाजी और माधवन को कॉल लगाया और उन्हें इवेंट में आने के लिए इनवाइट किया। कुछ देर के बाद दादाजी और मिस्टर माधवन की कार इवेंट के वेन्यू में पहुंच गई थी। युग अभी दादाजी और माधवन से बात कर ही रहा था कि युग का फोन बजने लगा। युग ने देखा कि नेहा का कॉल है। नेहा अस्पताल में थी, इसलिए युग ने नेहा का कॉल तुरंत उठा लिया। कॉल उठाते ही नेहा ने युग से कहा, युग, तुम जल्दी से अस्पताल आ जाओ। युग एक पल को घबरा गया, लेकिन फिर नेहा से बात करने के बाद युग ने नेहा से कहा, ठीक है नेहा, मैं आ रहा हूं। युग ने सबसे माफी मांगी और फिर वहां से निकल गया। युग सीधे अस्पताल पहुंचा जहां नेहा उसका इंतजार कर रही थी। युग को देखते ही नेहा उससे लिपट कर बोली, थैंक्स युग, तुम्हारी वजह से आज सब कुछ ठीक हो रहा है। युग ने राहत की सांस ली। उन्होंने युग से कहा, बेटे, डॉक्टर ने कह तो दिया कि मेरी किडनी अब अच्छे से काम कर रही है, फिर यहाँ रहने की क्या जरूरत है। युग नहीं चाहता था कि वो इससे ज्यादा उनसे कुछ भी बात करे। युग उनसे बोला, अच्छा ठीक है, आप आराम करिए, बाकी मैं देखता हूँ, अगर डॉक्टर अलाउ कर देते हैं फिर हम आपको ले चलेंगे। इतना कहकर युग उनको प्रणाम करके बाहर चला गया। बाहर आकर युग ने नेहा से कहा, नेहा, अभी कुछ दिन और माँ को यहाँ रखो, फिर घर ले चलेंगे। नेहा ने युग की बातों से अपनी सहमति जताई। वो युग से बोली, ठीक है युग, तुम जैसा बेहतर समझो। युग ने नेहा की बातों पर सर हिलाया और फिर बोला, एक काम करो, चलो अब तुम्हारे घर चलते हैं, देखते हैं शायरा क्या गुल खिला रही है वहां पर। नेहा ने हाँ में सिर हिलाया और युग के साथ घर की ओर चल पड़ी। युग और नेहा कार में बातें करने लगे। युग नेहा से बोला, कैसी लड़की है ना, जितना इससे दूर भागो ये उतना ही करीब आती है। नेहा हंसकर बोली, पता नहीं उसे मुझसे क्या दिक्कत है, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर मुझसे उलझ रही है। ये सुनकर युग हंसने लगा और बोला, आज यही करते हैं, शायरा से पूछ लेते कि वो चाहती क्या है। नेहा भी यही चाहती थी कि कैसे भी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाए। वो युग से बोली, मैं भी यही चाहती हूँ कि रोज रोज के झंझट दूर हो जाए। दोनों की कार देहरादून की सड़कों पर तेजी से भाग रही थी। देखते देखते युग और नेहा के घर के सामने पहुंच गए। युग जैसे ही वहां पहुंचता है तो देखता है कि नेहा के घर के कांच को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। अपने घर की यह दुर्दशा देखकर नेहा को रोना आ गया। नेहा कार से निकली और फिर रोते हुए अपने घर के पास पहुंच गई। अभी भी लोग उस घर को तोड़ रहे थे। लोगों को ऐसा करते देखकर नेहा उन पर चीखने चिल्लाने लगी।
नेहा को ऐसे करते देखकर मोहल्ले में खड़े सभी लोगों को उस पर दया आने लगी। नेहा की चीख में बहुत ज्यादा दर्द था। कोई भी इंसान अपने घर को टूटते देखकर परेशान हो ही जाएगा। युग अपनी कार से बाहर निकला और नेहा को संभालते हुए बोला, नेहा खुद को संभालो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। नेहा युग की बात सुनने के मूड में ही नहीं थी। उसने युग से कहा, ऐसे कैसे संभाल लूं युग, ये मेरे सपनों का घर है, बहुत मेहनत से बनाया है, मैं ऐसे कैसे इन्हें देख लूं इसे तोड़ते हुए। युग ने नेहा को चुप कराया और बोला, जब मुझे यहाँ लेकर आई हो तो मुझ पर भरोसा करो, कमजोर पड़ जाओगी तो लड़ोगी कैसे, भरोसा करो मुझ पर, मैं सब ठीक करता हूँ। नेहा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था युग पर भरोसा करने के अलावा। नेहा बस सुबकती हुई अपने टूटते घर की ओर देखने लगी। क्या युग नेहा के घर को टूटने से बचा लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, युग अपने अतीत शायरा से कैसे निपटेगा? क्या होगा कहानी में अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए नजर का खेल। युग ने जैसे ही देखा कि नेहा के घर में तोड़ फोड़ हो रही है, युग गुस्से में तोड़ फोड़ कर रहे गुंडों के पास चला गया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, ए, रुक जाओ सब, क्यों तोड़ फोड़ मचा रहे हो? युग की बात सुनकर लगभग सारे गुंडे एक साथ रुक गए। उसमें से एक गुंडा युग के करीब आया और युग से बोला, क्यों भाई, तू क्यों चौधरी बन रहा है, इससे तुझे क्या दिक्कत है? युग को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो उस वक्त लड़ना नहीं चाहता था। उसने बड़ी ही शांति से उस गुंडे से कहा, भाई मैं चौधरी नहीं बन रहा, लेकिन किसी का घर तोड़ना बहुत बुरा है। उस गुंडे ने युग को नीचे से ऊपर देखा और फिर आंखें दिखाते हुए बोला, भाई तुझे तो बहुत पता है क्या पाप है और क्या नहीं। इस पर युग ने हंसते हुए कहा, हाँ मुझे तो ये भी पता है कि तेरी अपनी बीवी के साथ नहीं बनती है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तूने बैंगनी रंग का अंडरवियर पहना हुआ है। इतना सुनते ही फिर वो गुंडा हक्का बक्का रह गया और डंडा छोड़कर युग के पैरों में गिर गया। युग के पैरों में गिरकर वो बोला, महाराज आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, हम आपके साथ झगड़ा कैसे कर सकते हैं? आपने दो बातें बताई और दोनों की दोनों सही। युग को उस गुंडे पर हंसी आ रही थी, लेकिन युग ने खुद को संभालते हुए कहा, यार मैं ज्ञानी हूं तभी तो बता रहा हूं, ये काम गलत है, इसे करने से तुम्हारे साथ सब गलत ही होगा। इतना सुनते ही वो गुंडा युग के चरणों में गिर गया। वो अपने बाकी साथियों को भी युग की महिमा बताने लगा। वो सबसे कहने लगा, तुम लोग भी अपने बारे में पूछ सकते हो बाबा। गुंडे तो होते ही बेवकूफ है, वो सच में युग से पूछने लगे। युग ने एक आध लोगों के अंडरवियर का रंग बता भी दिया, फिर क्या था, सब युग को बाबा मानकर बारी बारी से प्रणाम करने लगे। सब बारी बारी से युग के पैर छू रहे थे। नेहा खुश हुई कि युग ने बिना मारपीट के सारी समस्याओं का हल निकाल दिया। युग को भी लगा कि आफत टल गई, लेकिन आफत अभी टली नहीं थी। युग के पीछे से एक आवाज आई, क्यों मैं भाड़े के गुंडों, तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा था? अभी तक तुम लोगों ने एक काम नहीं किया, केवल खाने के लिए हो तुम लोग यहाँ। युग ने तुरंत पहचान लिया कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि शाफिया की थी। युग ने देखा तो दो चार गुंडों के साथ शाफिया उधर ही आ रही है। युग समझ गया कि अब बात बिगड़ने वाली है, लेकिन जैसे ही शाफिया युग के पास आई, वैसे ही वो गुंडा शाफिया से बोला, मेम साहब आप इस आदमी से झगड़ा मत करिए, ये आदमी बहुत ही पहुंचा हुआ है, यहाँ तक कि ये आदमी ये भी बता देता है कि हमने किस रंग का अंडरवियर पहन रखा है। जैसे ही उस गुंडे ने इतना कहा, शाफिया ने एक जोरदार तमाचा उस गुंडे के गाल पर मार दिया। युग भी एक मिनट के लिए सोच में पड़ गया। शाफिया ने उस गुंडे को थप्पड़ मारते हुए कहा, दो कौड़ी के गुंडे यहाँ पर किस लिए आए हो? अपना काम भूल गए क्या? ये आदमी कोई बाबा नहीं है, ये एक मामूली आदमी है, इसकी बातों में मत आओ, बस जल्दी से इस घर को गिरा दो, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए। युग समझ गया कि अब तो यहाँ पर कुछ बड़ा और कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए युग ने आगे बढ़कर कहा, खबरदार, जो किसी ने इस घर की ओर आंख उठाकर भी देखा। शाफिया ने तुरंत युग की बातों को काट दिया और बोली, तुम आंख उठाकर देखने की बात कर रहे हो? हम इस घर को गिराने वाले और गिराकर ही दम लेंगे, तुम इससे रोक नहीं सकते हो। युग झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए युग ने शाफिया को एक मौका देने की कोशिश की। उसने शाफिया से कहा, शाफिया तुम ही बताओ, तुम क्या चाहती हो? हम ऐसा क्या करें कि तुम इस झगड़े को यहीं पर रोक दो? इतना सुनना था कि शाफिया के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। शाफिया युग से बोली, अगर तुम चाहते हो कि ये झगड़ा यहीं पर रुक जाए, तो फिर तुम इस चुड़ैल को खुद से दूर कर दो और मुझे फिर से अपना लो। युग की आंखें चौड़ी हो गई। वो शाफिया से तुरंत बोला, शाफिया तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं फिर से वही गलती दोहराऊंगा? तुम मेरे जीवन की बहुत बड़ी गलती हो।
इतना सुनना था कि शाफिया ने अपने साथ आए गुंडों से कहा, देख क्या रहे हो नकारों, तोड़ो इस घर को। शाफिया ने जैसे ही अपना हुक्म सुनाया, युग उन गुंडों के सामने खड़ा हो गया। युग ने उन गुंडों को चिताया, अगर किसी ने अपने कदम आगे बढ़ाए तो मैं उसका पैर तोड़ दूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सब अपने अपने घर लौट जाओ। युग की बातों को सबने अनसुना कर दिया और वो फिर से लगे नेहा का घर तोड़ने। बारी बारी से सब घर की खिड़कियों और दरवाजों पर वार करने लगे। युग को बहुत गुस्सा आया और फिर वो जाकर उन गुंडों से भिड़ गया। युग उन सारे गुंडों को पीटने लगा। इस दौरान वो गुंडे भी युग पर वार करने लगे। युग को चोटें आने लगी। युग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या करे। तभी युग को एक बड़ा सा रॉड दिखा। युग ने उस रॉड को उठा लिया और उन गुंडों के बीच में घुसकर उस रॉड को बुरी तरह से घुमाने लगा। उन सारे गुंडों को यह डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि युग उस रॉड से उनके सर फोड़ दे। फिर क्या था, वहां एक भगदड़ का माहौल मच गया। शाफिया को भी लगा कि उसका प्लान फेल हो जाएगा। तभी शाफिया को कुछ सूझा और वो उन गुंडों के सामने खड़ी होकर बोली, अरे बेवकूफो, भाग क्यों रहे हो? पैसे नहीं लोगे क्या? पैसों का नाम सुनकर गुंडे कुछ देर के लिए वहीं रुक गए। उनके वहां रुकते ही शाफिया ने अपनी अंतिम चाल भी चल दी। उसने उन गुंडों से कहा, जब तुम देख रहे हो कि तुम्हें ये आदमी इस रॉड से डरा रहा है तो फिर इसका ये रॉड ही छीन लो। युग को लगा कि अब तो उसकी सारी प्लानिंग ही फेल होने लगी है। अगर उसका रॉड छिन जाता तो फिर उससे कोई नहीं डरता और फिर वो नेहा का घर कैसे बचाता। ये सोचकर युग ने तय किया कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो उस रॉड को छीनने नहीं देगा। वहीं शाफिया की बात सुनकर उन गुंडों में से कई गुंडे युग की ओर झपटे ताकि उसके हाथ से उस रॉड को छीन लिया जाए। एक पल को युग को भी लगा कि अब उसके हाथ से वो रॉड छिन जाएगा, लेकिन युग ने हिम्मत फिर जुटाई और सबसे करीब पहुंचे गुंडे पर रॉड का वार कर दिया। रॉड का वार होते वो गुंडा जोर से चीख पड़ा। गुंडे का सर फट चुका था। एक पल को युग को गिल्टी फील होने लगा। युग कभी भी एक हिंसक प्रवृत्ति का इंसान नहीं था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा काम कर दिया है। युग ने देखा कि उसके सामने ही सारे गुंडे भाग रहे हैं। युग की हिम्मत जागी और वो जोर से चिल्लाया, रुको, मैं बताता हूं तुम्हें। लेकिन अब वहां कोई भी गुंडा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सबके सब वहां से भाग खड़े हुए। उन सबके भागने के बाद युग ने शाफिया से कहा, अब बताओ शाफिया, क्या कहना चाहती हो? तुम्हारे भाड़े के गुंडे तो भाग गए। शाफिया हंसकर बोली, जानते हो युग, जब जेब में पैसे हो ना तो गुंडों की कमी नहीं होती है। कुछ गुंडे भागे हैं, अभी और भी बहुत सारे हैं। इतना कहकर शाफिया किसी को कॉल लगाने लगी। युग भी सोच में पड़ गया कि अब यह क्या करने वाली है। उसने शाफिया से कहा, यह सब क्यों करना है शाफिया, मान जाओ ना। शाफिया का पॉइंट बहुत क्लियर था। उसने युग से कहा, मैं मान जाती हूँ, तुम मेरी बात मान जाओ, मेरे हो जाओ। युग ने गहरी सांस ली और शाफिया से बोला, ठीक है, बुला ही लो तुम उन गुंडों को भी। आज देखता हूँ कि कौन ज्यादा जिद्दी है, तुम्हारे गुंडे या फिर मैं। शाफिया ने युग की बातों को इग्नोर कर दिया और फिर कॉल लगाकर किसी को बुलाने लगी। शाफिया ने कॉल पर कहा, भीमा शंकर, मैं एड्रेस भेज रही हूँ, बस तुम जल्दी से कुछ लोग लेकर यहाँ पहुँच जाओ। इतना कहकर शाफिया ने कॉल रख दिया और फिर उस भीमा शंकर को एड्रेस भेजने लगी। युग भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया कि आखिर ये भीमा शंकर है कौन, लेकिन युग ने कुछ कहा नहीं, ना ही उसने शाफिया से कुछ पूछा। बस वो इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद वहां एक कार आकर रुकी, जिसमें से कुछ पहलवान टाइप के लोग बाहर निकलने लगे। उनको देखकर युग समझ गया कि ये लोग जरूरी भीमा शंकर की गैंग के हैं। युग उन लोगों को देखकर थोड़ा परेशान भी हो रहा था। यार, अब ऐसे बॉडी बिल्डर से कैसे लड़ूंगा? युग को लग रहा था कि उन गुंडों जैसे कुछ गुंडे आएंगे, लेकिन यहाँ तो सीन ही अलग था। ये सारे तो पहलवान लग रहे थे। अचानक युग की नजर उन पहलवानों की भीड़ के बीच में चल रहे एक ऐसे आदमी पर पड़ी, जिसे देखकर हंसी आना लाजमी था, क्योंकि उस आदमी की हाइट कम थी, दुबला पतला सा शरीर। उसे उन पहलवानों के बीच में देखकर ऐसा लग रहा था मानो शेरों की भीड़ में बकरी घूम रही है। युग तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वो भीमा शंकर है। युग ने कैसे भी अपनी हंसी रोकी। कुछ मिनट के बाद वो आदमी शाफिया के करीब आ गया। शाफिया के पास आते ही वो आदमी बोला, बताओ मैडम, क्या करना है? ये सुनकर शाफिया ने युग को ऐसे देखा जैसे शेरनी किसी शिकार को देखती है। उसने एक अलग ही अंदाज में भीमा शंकर से कहा, इस घर को गिराना है भीमा शंकर। भीमा शंकर ने 1 मिनट का समय भी नहीं लिया और तुरंत बोला,
ठीक है, एडवांस दो, अभी बम लगाकर इस घर को गिरा देते हैं। युग का गला सूख गया। युग ने खुद से कहा, यार जितने इस आदमी के बारे में सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है ये। वहीं शाफिया भीमा शंकर से बोली, आप काम करिए, पैसे मिल जाएंगे। भीमा शंकर हंसता हुआ बोला, मैडम अपने धंधे का असूल है, पहले दाम फिर काम, पहले पैसे दो फिर काम। शाफिया ने यह सुनकर मुंह बनाया और एक चेक भीमा शंकर की ओर बढ़ा दिया और बोली, ये रख लो ब्लैंक चेक, अब काम करो। भीमा शंकर भी कुछ देर के लिए चौंक गया कि ये लड़की अपने साथ ब्लैंक चेक लेकर घूम रही है। हालांकि उसने कुछ कहा नहीं। चेक लेकर भीमा शंकर जैसे ही अपने गुंडों को आदेश देने के लिए मुड़ा, सामने उसने युग को देखा। वो युग को ऐसे देख रहा था जैसे वो युग को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आए और वो शाफिया से बोला, क्या ये इनका घर है? शाफिया को आश्चर्य हुआ, लेकिन वो भीमा शंकर से बोली, इनका नहीं है, ये चौधरी बन रहे हैं, बस हमारे काम के बीच में टांग अड़ा रहे हैं। इतना सुनते ही उस आदमी ने वो चेक शाफिया को लौटा दिया और बोला, मैं पागल हूँ क्या जो इनके खिलाफ लड़ने जाऊंगा? माफ करो मैडम, ये काम मैं नहीं कर सकता। शाफिया तो जैसे पागल हो गई। उसने भीमा शंकर से कहा, तुम जानते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? भीमा शंकर हंसते हुए बोला, अपने बॉयफ्रेंड को इनके बारे में बताओ, फिर वो बॉय तो रहेगा लेकिन तुम्हारा फ्रेंड नहीं रहेगा। शाफिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो भीमा शंकर को जानती थी। भीमा कभी किसी से डरा नहीं था, लेकिन आज भीमा शंकर युग को देखकर अपने हाथ खड़े कर रहा था। दूसरी ओर युग भी कंफ्यूजन में मर रहा था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। एक गुंडा युग को देखकर डर रहा था, लेकिन युग तो उससे कभी मिला ही नहीं था। आखिर कौन है भीमा शंकर? वो युग के बारे में ऐसा क्या जानता है कि वो उससे डर रहा है? सबसे बड़ा सवाल, क्या युग नेहा का घर बचा पाएगा? क्या होगा कहानी में अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए नजर का खेल, सिर्फ